कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 ओपन इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे। हम लोगों ने 5 चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है। तो पांचों चैप्टर हम लोगों का बहुत ज़्यादा ही इजी लगा था। ये भी मतलब कुछ है नहीं, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस पीछे पड़े थे उसी का बारे में थोड़ा सा आगे दे दिया है, ठीक है। इसमें ओपन इकोनॉमी के मतलब बारे में बोलता है, जैसे ग्लोबलाइजेशन टाइप होता है ना, कि मतलब उसी टाइप से कुछ ओपन इकोनॉमी मतलब जैसे ट्रेड के बारे में, ट्रेड बैरियर नहीं है, जैसे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई बैरियर नहीं है, चाहे आपको विदेश का मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट पसंद है, तो ये सब ओपन इकोनॉमी के वजह से ही हो पा रहा है। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। ये जो नोट्स बनाया गया है वो एनसीईआरटी के बुक से लेकर बनाया गया है, ठीक है। जो कंटेंट है इसका एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। तो ये जो नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक बोल के लिखा रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पढ़ने से पहले, और एग्ज़ाम से पहले भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है नोट्स। मतलब आप जैसे में एक बार नोट्स पढ़ के देखिएगा, उसके बाद आप मॉडल सेट कोई भी लगाइएगा, दाएँ दाएँ लगेगा, तो एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो ओपन इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलता है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में थोड़ा सा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड डिफिसिट। इसमें तो आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड डिफिसिट, सरप्लस डिफिसिट कैसे निकालते हैं, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज्ड फ्लोटिंग। ओके, तो एज यूजुअल सबके तरह ही चैप्टर ये भी है, मतलब कोई खास नहीं है ज़्यादा, मतलब लेकिन एग्जाम पर्पज से तो आपका सारा चैप्टर ही खास है, ठीक है। तो नॉर्मल आप पढ़ते हैं, चाहिए। ओपन इकोनॉमी इज वन व्हिच फीचर व्हिच इंटरेक्ट्स विद अदर कंट्रीज थ्रू वेरियस चैनल। इसमें वही सेम चीज़ बोल रहा है कि एक जो कंट्री ओपन इकोनॉमी में होता है, वन व्हिच इंटरेक्ट करता है विद अनदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज से, थ्रू वेरियस चैनल्स। So far we had not considered its assets and just limited to closed economy, in which there are no linkage with the rest of the world, in order to simplify our analysis and explain the basic microeconomics mechanism. In reality, most modern economy are open. There are 3 ways in which these linkage are established. इसमें 3 रास्ते बताते हैं इसको एस्टैब्लिश करने का: आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और लेबर मार्केट। आउटपुट मार्केट क्या होता है? तो ओपन इकोनॉमी सबसे पहले देखते हैं कि जो बिना किसी इंटरेक्शन के एक देश से दूसरे देश में जो संबंध होता है, मतलब लिंकेज करता है, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ को, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कोई भी सामान हो, जैसे यहाँ पे मोबाइल ही देख लीजिए, चाइनीज़ मोबाइल बोल के जो लोग बेचते हैं, तो पहले क्या हुआ था, ये ओपन इकोनॉमी के वजह से ही हो पाया था। ओके, नहीं ओपन इकोनॉमी रहता ही नहीं तो पहले क्या देश, मतलब पहले वहाँ पे बनता तो वही देश कंज्यूम करता, यहाँ पे आने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो आउटपुट मार्केट है, एंड इकोनॉमी कैन ट्रेड, ओपन आउट मार्केट में नहीं, इकोनॉमी कैन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस विद अदर कंट्रीज। सेम एग्जाम्पल आ गया ना। द बिजनेस चॉइस, द सेंस ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कैन चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर जो होता है चूज करता है डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। कोई भी जो कंज्यूमर का हमको पसंद है, जैसे और किसी को एप्पल का फ़ोन पसंद है और किसी को माइक्रोमैक्स, तो एप्पल तो लेगा ही ना। तो यहाँ पे बोलता है कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट्स कैन चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। फिर फाइनेंस मार्केट में आता है, मस्ट ऑप्टेन एन इकोनॉमी कैन बाई फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। This gives investor the opportunity to choose between domestic and foreign assets. फाइनेंस मार्केट में इन्वेस्टर को ऑप्शन रहता है चूज करने का। फाइनेंस मार्केट में इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी होता है चूज करने का डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट्स में। आउटपुट मार्केट में कंज्यूमर को ऑप्शन होता है। उसके बाद लेबर मार्केट आता है। फर्म्स कैन चूज वेयर टू लोकेट प्रोडक्शन एंड वर्कर्स टू चूज वेयर द वर्क। फर्म चूज करता है कि कहाँ पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, और वर्कर चूज करता है कि कहाँ पे उसको काम करना है, वेयर टू वर्क। द वेरियस इमिग्रेशन लॉ व्हिच रिस्ट्रिक्ट टू मूवमेंट ऑफ लेबर बिटवीन कंट्रीज।
जब एक देश से दूसरे देश में मतलब कोई भी लेबर काम करने जाते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन होता है, मतलब चाहे लेबर या कोई भी चीज़, सिर्फ लेबर का नहीं, पहले घूमने ही जाते हैं तो इमिग्रेशन होता है। वैसे ही बोलता है द वेरियस इमिग्रेशन लॉ व्हिच रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ लेबर बिटवीन कंट्रीज। एक देश से दूसरे देश में जब लेबर जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेशन और प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। द मूवमेंट ऑफ गुड्स है ट्रेडिशनली बीन सीन ए सुटेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ लेबर। मूवमेंट ऑफ लेबर, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब एक देश का करेंसी दूसरे देश में यूज किया जाता है, अनदर करेंसी, जैसे इंडिया में अमेरिका का पैसा यूज किया जाएगा तो कैसे यूज किया जाएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के जरिए। सिंपली द एक्सचेंज रेट विल डिस्कस इन डिटेल सेक्शन। तो नीचे में एक्सचेंज रेट के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट होता कैसे है, सबसे पहले उसके जान लेते हैं, नीचे पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, यहीं पे देख लेते हैं। तो जैसे हम घूमने गए फॉरेन कंट्री में, जैसे अमेरिका गए, ठीक है। अब मेरे पास तो अमेरिका का पैसे नहीं है, इंडिया का, मतलब सब दिन मैं इंडिया में रहा हूँ तो इंडिया में जो अर्निंग है मेरा वो भी रुपीज़ में है। तो मैं घूमने जाने के लिए क्या करूँगा, जो पैसा वहाँ पे खर्च करने के लिए हमको तो चाहिए ही ना। तो वहाँ पे जो भी पैसा हमें मिलेगा वो एक्सचेंज रेट के हिसाब से मिलेगा। जैसे $1 का आगे 70 रुपया है तो हम 70 रुपीज़ देंगे तो वहाँ $1 मिलेगा। एक सोचेंगे कि ये कहाँ से मिलेगा, तो RBI करते हैं, ठीक है। RBI जो होता है एक्सचेंज मॉनिटर करता है, और बहुत सारे ब्रोकर है, ब्रोकर फर्म है, चाहे जो कमर्शियल बैंक है, चाहे भी तो बहुत सारे ऑफिस खुल गए हैं, मतलब ब्रोकर टाइप एज एजेंट, तो वो सब भी करते हैं, ठीक है। तो अभी एक्सचेंज रेट कितना हुआ, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। तो 70 रुपया मेरा एक्सचेंज रेट है डॉलर का, USD का, ठीक है। अब बाहरीन दिनार नहीं बोल दीजिएगा, US डॉलर का बोले, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सचेंज रेट काम करता है। तो एक्सचेंज रेट भी आपका हो गया। उसके बाद आपको लोगों को पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो भागों में बांटा गया है, एक करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। तो उसको पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट जान लेते हैं। रिकॉर्ड ट्रांजेक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन रेसिडेंट ऑफ कंट्री विद द रेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, टिपिकली ईयर। द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बोलता है कि गुड्स एंड सर्विस and assets between resident of a country with the rest of the world for a specific period. There are two main accounts in the balance of payment. पहला आता है करंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर करता है पेमेंट। ट्रेड इन गुड्स इंक्लूडेड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। ट्रेड इन गुड जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं द करेंट अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे इसको पूरा घुमा के लिखेंगे तो सेम ही चीज़ आएगा। करेंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। ट्रेड इन गुड्स इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स। फिर ट्रेड इन सर्विस में क्या आते हैं, तो इन ट्रेड इन सर्विस इंक्लूड करता है, यहाँ पे गुड्स हो गया, ट्रेड इन गुड्स के बारे में, फिर सर्विस के बारे में, फिर ट्रांसफर पेमेंट के बारे में आएगा। तो इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजेक्शन। तो ट्रेड इन गुड्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ गया, ट्रेड इन सर्विस में इंक्लूडिंग फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम आ गया। फिर ट्रांसफर पेमेंट आर द रिसीप्ट व्हिच रेसिडेंट ऑफ द कंट्री गेट फॉर फ्री विदाउट हैविंग प्रोवाइड एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न। Transfer payments are the receipt which the resident of the country get for free without having to provide any goods or services in return. They consist of gift, remittance and grant. They could be given in the government and private citizen living abroad. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो भागों में बांटा गया, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ गए, तो क्या रिकॉर्ड करता है, ट्रेड इन गुड्स सर्विस एंड ट्रांसफर पेमेंट। ट्रेड इन गुड में क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रेड इन सर्विस में क्या आ गया, नॉन फैक्टरल इनकम और फैक्टरल इनकम। फिर ट्रेड इन ट्रांसफर पेमेंट में क्या आ गया, रिसीप्ट विद रेसिडेंट विद अदर कंट्री गेट फॉर फ्री विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न। यहाँ पे कंपोनेंट्स चार्ट के थ्रू समझते हैं, तो सेम ही चीज़ है ऊपर वाला। तो करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, ट्रांसफर, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस और ट्रांसफर पेमेंट। ट्रेड इन गुड्स में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर ट्रेड इन सर्विस में नेट फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर, नेट इन फैक्टरल इनकम और नेट नॉन फैक्टरल इनकम। फिर ट्रांसफर पेमेंट में आ गया कंसिस्टिंग ऑफ गिफ्ट, रेमिटेंस एंड ग्रांट।
फिर नीचे में देखते हैं नेट फैक्टरल इनकम में क्या आ गया, नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। नॉन फैक्टर इनकम है शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विस, etc। उसके नीचे बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसमें करेंट अकाउंट का कंपोनेंट्स देखा, कंपोनेंट्स के बाद आता है बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक होता है, जैसे सरप्लस कब होगा, रिसिप्ट क्या, लेस देन पेमेंट, ग्रेटर देन पेमेंट, रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट, या रिसिप्ट ज़्यादा हो ओके अगर रिसिप्ट ज़्यादा हो और पेमेंट कम हो तो सरप्लस हो गया, ठीक है। रिसिप्ट ज़्यादा हो और सरप्लस कम हो तो उसको, रिसिप्ट ज़्यादा और पेमेंट कम हो तो उसको सरप्लस बोलेंगे, ठीक है। फिर रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट हो तो बैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ पे लिखता है करेंट अकाउंट द बैलेंस व्हेन रिसिप्ट्स ऑन करेंट अकाउंट आर इक्वल टू द पेमेंट ऑन द करेंट अकाउंट। A surplus current account means the nation as a lender to other country, and the deficit current account means the nation is borrowed from the other countries. यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ लिखा था, A surplus current account means that the nation is lent to other countries। जैसे भारत और किसी के कंट्री को पैसा दे दिया, जैसे बांग्लादेश को, तो करेंट अकाउंट यहाँ का सरप्लस होगा। लेकिन नहीं, भारत कहीं मतलब अमेरिका से पैसा ले लिया, लोन उठा लिया है ना, अभी तो बहुत सारे लोन चल रहे हैं, तो इसका डिफिसिट अकाउंट हो जाएगा, ओके। बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट हैज टू कंपोनेंट्स, बैलेंस और ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस, और दूसरा आता है बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बोलता है उसको देखते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स of country is a given period of time। बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलता है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ द कंट्री एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज इंटर्ड इन द क्रेडिट आइटम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, वेयर एज इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज इंटर्ड इन द डेबिट आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इज नॉन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। Export of goods is entered as a credit item of balance of trade, whereas import of goods is entered as a debit item of balance of trade. It is known as balance of trade. Balance of trade is said to be balanced when export of goods are equal to the import of goods. Balance of trade is said to be balanced when export of goods are equal to the import good. जब बैलेंस कब होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस कब होगा, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उतना ही इम्पोर्ट भी करते हैं, तो बैलेंस रहेगा। सरप्लस कब होगा, जब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं लेकिन इंपोर्ट कम करते हैं। द सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस विल अराइज कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स देन व्हाट इट इंपोर्ट्स। क्या हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस कब होगा, जितना एक्सपोर्ट किए उतना ही इंपोर्ट किए। लेकिन जब एक्सपोर्ट ज़्यादा किए इंपोर्ट कम किए, एक्सपोर्ट मेरा ज़्यादा है लेकिन इंपोर्ट कम है, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ सरप्लस। लेकिन मेरा इंपोर्ट ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्री में हम सामान मंगा रहे हैं लेकिन भेज बहुत कम रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, डिफिसिट हो जाएगा। जब देयर डिफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड विल अराइज द कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन व्हाट इट एक्सपोर्ट। उसके बाद आ जाता है नेट इनविजिबल, किसको बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। इनविजिबल देखते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इनविजिबल ऑफ द कंट्री इज गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी डिफरेंस बिटवीन था क्या, एक्सपोर्ट का वैल्यू और इंपोर्ट का वैल्यू। नेट इनविजिबल में डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फैक्टर्स इनकम इंक्लूडेड नेट इंटरनेशनल अर्निंग ऑन द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन लाइक लेबर, लैंड एंड कैपिटल। नॉन फैक्टर इनकम में नेट सेल और सर्विस प्रोडक्ट लाइक शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विस, ओके। नेट फैक्टर इंक्लूड्स होता है इंटरनेशनल अर्निंग ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल। और नॉन फैक्टर में सेल ऑफ सर्विस प्रोडक्ट्स लाइक शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विस, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, कैपिटल अकाउंट के बारे में बोलते हैं।
ऊपर में करंट अकाउंट के बारे में था। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो भागों में बांटा गया था, करंट और कैपिटल। करंट अकाउंट का कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, उसका सरप्लस और डिफिसिट के बारे में पढ़े, एक बैलेंस के बारे में पढ़े, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, फिर नेट इंडिविजुअल के बारे में पढ़े। अब कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आते हैं सो देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड, कैपिटल अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स एंड एसेट्स इज एनी ऑफ द फॉर्म इज व्हिच wealth can be held, example money, stock, bond, government debt, etc. Classify the items which are part of capital accounts transaction. These items are foreign direct investment, FDI जिसको बोलते हैं। आप लोग को तो फुल फॉर्म भी 12th में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो FDI का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फिर एक्सटर्नल बोरिंग एंड असिस्टेंस, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं तीन चीज़, एक इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरिंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। कैपिटल अकाउंट्स में तीन चीज़ आ गया, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरिंग और एक्सटर्नल असिस्टेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ गया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो। डायरेक्ट में क्या आ गया, FDI, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टमेंट, अर्निंग एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल बोरिंग। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आ गया FII। FII क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FDI का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। ऑफशोर फंड्स, एक्सटर्नल बोरिंग में एक्सटर्नल कॉमर्स बोरिंग, शॉर्ट टर्म डेब्ट। एक्सटर्नल असिस्टेंस में गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे होगा, ठीक है। मेन कैपिटल इनफ्लो, इनफ्लो में क्या क्या, लाइक रिसीप्ट ऑफ लोन एंड फ्रॉम अब्रॉड। कैपिटल इनफ्लो में क्या कहता है, लाइक रिसीप्ट ऑफ लोन फ्रॉम अब्रॉड, सेल ऑफ एसेट्स, शेयर्स इन फॉरेन कंपनीज। कैपिटल इनफ्लो आर इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल इनफ्लो इक्वल होगा कैपिटल आउटफ्लो का, तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस रहेगा। और आउटफ्लो में क्या कहते हैं, जैसे इनफ्लो में लोन आ गया, लोन फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से लोन ले लिए, सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स बेच दिए, या शेयर इन फॉरेन कंपनी में जो शेयर था उसको बेच दिए। आउटफ्लो में क्या होगा, लाइक रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन जो था उसको रिपेमेंट कर दिए, परचेज ऑफ एसेट्स खरीद लिए, या शेयर्स इन फॉरेन कंट्रीज में शेयर खरीद लिए। फिर सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट कैसे राइज होगा, व्हेन कैपिटल इनफ्लो आर ग्रेटर देन कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल इनफ्लो ग्रेटर देन कैपिटल आउटफ्लो, जितना पैसा जाएगा उससे, जितना पैसा मेरा जा रहा है उससे ज़्यादा मेरे पास आ रहा है। मेरे पास 100 आ रहा है लेकिन 80 ही जा रहा है, तो यहाँ पे सरप्लस हो जाएगा। वेयर डिफिसिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट राइज व्हेन कैपिटल इनफ्लो आर लेजर देन द कैपिटल आउटफ्लो। लेकिन 100 रुपया आ रहा है लेकिन 110 जा रहा है, तो डिफिसिट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड डिफिसिट। द इसेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट इज दैट जस्ट लाइक इंडिविजुअल हु स्पेंड मोर देन हर इनकम। जब इंडिविजुअल स्पेंड करता है अपने इनकम से ज़्यादा, मस्ट फाइनेंस डिफरेंस ऑफ द सेलिंग एसेट्स और बाय बोरोइंग, या तो एसेट्स बेच के या लोन उठा के, या कंटेंट दैट डिफिसिट इन द करेंट अकाउंट मस्ट फाइनेंस बाय द सेलिंग एसेट्स बाय बोरोइंग अब्रॉड। या तो इंडिविजुअल हो या कंट्री हो, और कंट्री के हिसाब से भी सोचेंगे तो सेम चीज़ इंडिविजुअल के हिसाब से भी। और कमाई से ज़्यादा हम खर्चा कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, या तो हम लोन उठा लेंगे, या हमारे पास जो एसेट्स है उसको बेच देंगे, है ना। तो उसी के बारे में लिखा है, देखिए फिर से देख लेते हैं। द इसेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट इज जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल हु स्पेंड मोर देन हर इनकम मस्ट फाइनेंस द डिफरेंस ऑफ सेलिंग एसेट्स या बोरोइंग। ए कंट्री दैट हैज डिफिसिट इन इट्स कंट्री अकाउंट must finance it by selling assets or by borrowing abroad. Alternatively, the country could use its reserve by foreign exchange in order to balance and deficit in the balance of payment. The Reserve Bank sale, मैंने बोला था ना ऊपर फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, the Reserve Bank sale of foreign exchange where there is a deficit. The balance of payment में यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आ रहा है, autonomous and accommodating transaction, फिर error of omission, दो चीज़। तो ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड ऑटोनोमस। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसको ऑटोनोमस बोलते हैं। व्हेन ट्रांजैक्शन आर मेड ड्यू टू सम रीजन अदर देन टू ब्रिज ए गैप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, देयर इज द इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, वन रीजन कुड टू बी ऑन द प्रॉफिट। फिर एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं,
ऑटोनोमस का सिंपल मतलब हो गया इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड ऑटोनोमस। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन टर्म्ड बिलो द लाइन बोलते हैं, या ऑन द अदर हैंड द डिटरमाइंड बाय द गैप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस इज वेदर ड्यू टू डिफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एरर ऑफ ओमिशन, इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्यूरेटली। एरर ऑफ ओमिशन बोलता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करने में। थस वी हैव थर्ड एलिमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉल्ड एरर एंड ओमिशन विथ रिफ्लेक्ट दिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिसिट बताता है ओवरऑल बैलेंस इज ग्रेटर देन जीरो, रिजर्व बैलेंस रिजर्व चेंज लेस देन जीरो। बैलेंस ऑफ पेमेंट में वैसे ही मतलब बताया, यहाँ डिफिसिट का था, यहाँ बैलेंस का था। बैलेंस में क्या होता है, सारा चीज़ इक्वल टू होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो गया। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या बोलते हैं। So far we have considered the accounting of international transaction on the whole. We'll now take the single transaction. Let us assume that the single Indian resident want to visit London on a vacation. She will have to pay in pounds for her stay here. जब कोई भी आदमी, मतलब जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि मैंने अमेरिका घूमने गया, अमेरिका में तो चाहे रहने के लिए वहाँ तो पैसे चाहिए ना, और अमेरिकन करेंसी वहाँ पे तो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने एक्सचेंज करवाया पैसे, एक्सचेंज रेट पे पैसे एक्सचेंज होते हैं, तो पैसे एक्सचेंज करवा दिए, तब हमारे पास भी डॉलर हो गया, तो अब डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ लिखता है। लेट अस अज्यूम द इंडियन रेसिडेंट वांट टू विजिट लंदन ऑन ए वैकेशन एंड इंपोर्ट ऑफ टूरिस्ट सर्विस। शी विल हैव टू पे पाउंड्स इन हर स्टे हियर। शी विल नीड टू नो वेयर टू ऑब्टेन द पाउंड्स एंड एट व्हाट प्राइस। एज मेंशन्ड द बिगिनिंग द चैप्टर, इट्स द प्राइस इज नोन एज एक्सचेंज रेट। The market in which national currency are traded in for one another is known as the foreign exchange market. जो पैसे की रेट का भाव मतलब बढ़ता है और घटता है, हमेशा आप सुनते हो कि पैसा चढ़ गया है, मतलब डॉलर 70 रुपये है, तो कैसे होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कहानी होता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब विदेश कंट्री में भेजना होता है एक्सपोर्ट का, और इम्पोर्ट करने मतलब देश में लाने का होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इंपोर्ट कुछ नहीं करना, तो हमारे पास तो उस देश का बहुत ज़्यादा करेंसी है, तो यहाँ पे हमारा जो पैसा है, रुपया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उस करेंसी के अगेंस्ट में। लेकिन यहीं पे अमेरिका वाला केस ले लीजिए, अमेरिका से इंडिया का क्या है, $70 का डिफरेंस है ना, 1 डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपीज़ होते हैं। तो वहाँ से हम लोग बहुत सारा चीज़ मंगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से भेजते कुछ नहीं है, मतलब ना के बराबर नॉर्मल भेजते हैं। इसीलिए हम लोग का रुपया जो है वहाँ पे गिरते जा रहा है, रुपये का जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब डॉलर के अगेंस्ट में, ठीक। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट देखते हैं कैसे काम करता है, उसके बारे में, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपर में तो सारा चीज़ देखा ही था। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड एज फॉरेक्स रेट। इट इज़ द प्राइस ऑफ करेंसी इन द टर्म ऑफ अनदर। इट लिंक्स द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्री एंड एनेबल कंपेरिजन ऑफ द इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइस। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, डिमांड क्या होता है, पीपुल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज दे वांट टू परचेज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अनदर कंट्रीज, दे वांट टू सेंड गिफ्ट अब्रॉड एंड दे वांट टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स ऑन सर्टेन कंट्रीज। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कहाँ क्या होता है, जब हम दूसरे देश से कोई भी सामान खरीदते हैं, दूसरे देश गए घूमने गए भी, तो वहाँ भी हमको पैसा चाहिए, ठीक है, या कोई भी सामान हमको दूसरे देश का पसंद आ गया तो वहाँ भी पैसे चाहिए, या हम किसी को गिफ्ट भेज रहे हैं विदेश में तो उसके लिए भी चाहिए। सप्लाई कैसे होता है, तो फॉरेन करेंसीज फॉलो द होम कंट्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, एक्सपोर्ट बाई कंट्री लेट टू द परचेज डोमेस्टिक गुड्स सर्विस बाई फॉरेनर। या सेम अपोजिट हो जाता है सप्लाई में, फॉरेनर सेंड गिफ्ट टू मेक ट्रांसफर एंड एसेट्स ऑफ द होम कंट्री टू बाउट द फॉरेनर। उसके बाद डिटरमाइन कैसे करते हैं एक्सचेंज रेट, द different countries have different method of determining their currency or exchange rate. It can be determined as flexible exchange rate, fixed exchange rate और managed floating exchange rate. डिटरमाइन करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के हिसाब से, फिक्स एक्सचेंज रेट के हिसाब से और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, द मेन फीचर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इज द मस्ट big credibility that the government will be able to maintain the exchange rate at the level specified.
उसके बाद मैनेज फ्लोटिंग आता है। विदाउट एनी फॉर्मल इंटरनेशनल एग्रीमेंट द वर्ल्ड हैज मूव on to what can be best described to manage floating exchange rate system. It is the mixture of flexible exchange rate system and the fixed rate system. Under the system also called dirty floating, central bank intervenes the buy and sell of foreign currency and attempt to moderate exchange rate. Movements whenever they feel that such action are appropriate. Official reserve transaction are therefore not equal to 0. तो आज आप लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। 6 चैप्टर 6 स्टेज। अप्रॉक्सीमेट कितना हुआ? एवरेज ऑन एवरेज पकड़े तो 4 to 5 आवर में आपका 4 आवर में नहीं, मतलब मान के चलो तो 3 to 4, हाँ 3 to 4 आवर में आपका पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, जिसके लिए आपने क्लास किया था मतलब 1 ईयर का। आपने 1 साल पढ़ा है, ठीक है, पहले से। अभी 4 घंटा हमें भी देख लीजिए। अभी आपका एग्जाम भी है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि एक बार बैठो 4 घंटा, आप 30 मिनट पर डे दीजिए और वीडियो देखिए। यू फील बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आपका जो नोट्स है सारा मतलब टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका 5 चैप्टर है, तो उधर भी 5 दिन आपके एग्ज़ाम से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार नहीं होते हैं और लाइफ में एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके बाद ही कुछ कर पाइएगा। तो फोकस रखिए अभी ज़्यादातर कि पढ़ाई करें। अभी नहीं कि मतलब सब तो पास हो ही जाएंगे, मतलब कोविड के लेके तो पढ़ना ही नहीं है, मतलब ऐसे ही एग्ज़ाम देते ना जो मन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़िएगा तो आपका बेनिफिट ही रहेगा, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है और फ्री का चीज़ का लोग कदर नहीं करता है। पास भी कर जाइएगा अभी फ्री में तो आपको लगेगा कि क्या मतलब कुछ भी नहीं, क्या कॉपी चेक ही नहीं होता है, आपका विश्वास ही नहीं रहेगा, फिर आपका आगे टॉप होते चला जाएगा पूरा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये जो भी नेक्स्ट मतलब पढ़ेंगे उनके लिए भी तो बेटर ही है, मतलब हमेशा रहेगा। वैसे चैनल पे हमेशा ये वीडियो रहेगा ही, और जैसे ही ख़त्म हो जाता है मैं आप लोग का एग्ज़ाम, उसके बाद नया चैप्टर फिर से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब फ्रेंड लोग को जो 11th में उनको भी बता दीजिएगा, और 11th वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कोई भी देख सकता है, चाहे आप किसी भी क्लास के हो, ये नहीं कि सिर्फ 12th के लिए। बस हम लोगों ने 12th के हिसाब से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, क्योंकि अभी आपका रिसेंट एग्ज़ाम होने वाला, ज़्यादा डिटेल व्यू में जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो चाहिए ना डिटेल व्यू में पढ़ने के लिए किसी भी चीज़ को। वैसे ही आपका अकाउंट्स भी अभी चल रहा है और उधर BST भी आपका चल रहा है, तब देख लीजिए। और पॉसिबल हो तो आपका EPS भी आ जाएगा, ठीक है। EPS मतलब 5-6 घंटा का, मतलब 2 दिन में मतलब पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाय बाय।